नमस्कार। एनए विचार सागर में आज सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा लिखी कहानी एक जीवी, एक रत्नी, एक सपना। पालक 1 आने गट्ठी, टमाटर 6 आने रत्तल, हरी मिर्च 1 आने की ढेरी। पता नहीं तरकारी बेचने वाली स्त्री का मुख कैसा था। मुझे लगा सब्जियों की सारी ताजगी इसके चेहरे पर उतर आई हो। एक बच्चा उसकी झोली में दूध पी रहा था। एक मुट्ठी में उसने अपनी माँ की चोली पकड़ रखी थी, दूसरा हाथ वह बार बार पालक के पत्तों पर पटकता था। माँ कभी उसका हाथ पीछे हटाती, कभी पालक की ढेरी को आगे सरकाती थी, पर जब उसे दूसरी तरफ बढ़कर कोई भी चीज़ ठीक करनी पड़ती, बच्चे का हाथ फिर से पालक के पत्तों पर पड़ जाता था। उस स्त्री ने अपने बच्चे की मुट्ठी खोलकर पालक के पत्तों को छुड़ाते हुए बच्चे को घूर कर देखा, पर उसके होठों की हंसी उसके चेहरे की सिलवटों में से उछलकर बहने लगी। सामने पड़ी सारी तरकारी पर जैसे उसने हंसी छिड़क दी हो। मुझे लगा ऐसी ताज़ी सब्जी तो कभी उगी ही नहीं होगी। कई तरकारी बेचने वाले मेरे घर के दरवाजे के सामने से गुजरते थे। कभी देर भी हो जाती, पर न जाने क्यों मेरा किसी से भी तरकारी खरीदने का मन ही नहीं करता। रोज़ उस स्त्री का चेहरा मुझे बुलाता रहता था। उससे खरीदी हुई तरकारी जब मैं काटती, धोती, पतीले में डालकर पकाने के लिए रखती, तो सोचती रहती, क्या इसका पति इतना अच्छा होगा? क्या वो अपनी पत्नी की देखभाल करता होगा? इस तरह के विचार मेरे मन में आते रहते। कभी कभी तो मुझे अपने पर खीज होती कि इस स्त्री का ख्याल क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। इन्हीं दिनों मैं एक गुजराती उपन्यास भी पढ़ रही थी। इस उपन्यास में रोशनी की लकीर जैसी एक लड़की थी, जीवी। एक मर्द उसको देखता है, उसे लगता कि उसके जीवन की रात में तारों के बीज उगाए हों। वो हाथ लंबे करता, पर तारे हाथ नहीं आते। वह निराश होकर जीवी से कहता, तुम मेरे गांव में अपनी जाति के किसी आदमी से ब्याह कर लो, मुझे दूर से ही तुम्हारी सूरत तो दिखती रहेगी। इधर मेरे मन में विचार आया कि अब मैं तरकारी खरीदने उस स्त्री के पास नहीं जाऊंगी। मैंने चौकीदार से कहा, यहाँ जब तरकारी बेचने वाला आए तो मेरा दरवाज़ा खटखटा देना। फिर एक सब्जी वाला आया। चौकीदार ने मुझे बताया। मैंने उसकी हर सब्जी को हाथ लगाकर देखा, उसकी सारी सब्जी बासी थी। आखिरकार मुझे सब्जी लेने के लिए उसी स्त्री के पास जाना पड़ा। आज उसके पास उसका पति भी था। वह मंडी से तरकारी लेकर आया था और उसके साथ मिलकर तरकारियों को पानी से धोकर अलग अलग रख रहा था। वो सब्जियों के भाव लगा रहा था। मुझे उसकी सूरत जानी पहचानी सी लगी, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसे देखा कहाँ है। इतने में ही उसने कहा, बीबी जी आप? हाँ, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बीबी जी इसे भी नहीं पहचाना? यह रत्नी, माड़कू रत्नी। याद आया? मैंने अपनी स्मृतियों में ढूंढा, पर माड़कू और रत्नी कहीं मिल नहीं रहे थे। बीबी जी 3 साल हो गए, बल्कि महीना ऊपर हो गया। एक गांव के पास, क्या नाम था उसका, आपकी मोटर खराब हो गई थी। हाँ, हुई तो थी। आप वहाँ से गुजरते हुए एक ट्रक में बैठकर धुलिया आई थी नया टायर खरीदने के लिए। अरे हाँ हाँ। और फिर मेरी स्मृति में मुझे माड़कू और रत्नी मिल गए। रत्नी तब अधखिली कली जैसी थी और माड़कू उसे पराए पौधे पर से तोड़ लाया था। ट्रक का ड्राइवर माड़कू का पुराना मित्र था। उसने रत्नी को लेकर भागने में माड़कू की मदद की थी। वह पूरे रास्ते माड़कू के साथ हंसी मजाक करता रहा। इसी प्रकार बातें करते करते, हंसी मजाक करते हुए सफ़र बीतता जा रहा था। इतनी देर में मध्य प्रदेश का नाका गुजर गया और महाराष्ट्र की सीमा आ गई। यहाँ पर हर एक मोटर, लॉरी और ट्रक को रोका जाता था। पूरी तलाशी ली जाती थी, कहीं कोई अफीम, शराब या किसी तरह की कोई और चीज़ तो नहीं ले जा रहा। उस ट्रक की भी तलाशी ली गई। ट्रक में कुछ नहीं मिला तो ट्रक को आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया गया। जो ही ट्रक आगे बढ़ा, माड़कू बेतहाशा हंस दिया। साले अफीम खोजते हैं, शराब खोजते हैं, मैं जो नशे की बोतल ले जा रहा हूँ इन्हें दिखी ही नहीं। रत्नी पहले तो लाज के मारे सिकुड़ गई, फिर मन की सारी पत्तियों को खोलकर कहने लगी, देख लेना, नशे की बोतल को तोड़ मत देना, सारे टुकड़े तुम्हारे तलवों में चुभ जाएंगे। माड़कू उसे छेड़ता हुआ बोला, कहीं डूब मर। रत्नी ने भी पलटकर जवाब दिया, मैं तो डूब जाऊंगी, तुम सागर तो बन जाओ। मैं उनकी बातों पर हंस रही थी। फिर अचानक एक पीड़ा मेरे मन में आई।
हाय रे स्त्री, डूबने के लिए भी तैयार है यदि तेरा प्रिय एक सागर बन जाए। फिर धुलिया आ गया। हम ट्रक में से उतर गए और कुछ मिनट तक एक ख्याल मेरे मन को कुरेदता रहा। यह रत्नी, एक अधखिली कली जैसी लड़की, मार को पता नहीं इसे कहाँ से भगा लाया। क्या इस कली को वह अपने जीवन में महकने देगा? कहीं यह कली पाँव में मसली तो नहीं जाएगी। पिछले दिनों दिल्ली में एक घटना हुई भी थी ऐसी। एक लड़की को एक मास्टर वायलिन सिखाया करता था। फिर दोनों ने सोचा कि वे बम्बई भाग जाएं। वहाँ वह गाया करेगी और वह मास्टर वायलिन बजाया करेगा। रोज़ जब मास्टर आता वह लड़की अपने कुछ कपड़े उसे पकड़ा देती। वह उसे वायलिन के डिब्बे में छिपाकर ले जाता। इस तरह लगभग महीने भर उस लड़की ने कई कपड़े मास्टर के घर भेज दिए और फिर जब वह अपने 3 कपड़ों में घर से निकली, किसी के मन में संदेह की छाया तक ना थी और उस लड़की का भी वही अंजाम हुआ जो उससे पहले कई और लड़कियों का हो चुका था और शायद उसके बाद भी कई और लड़कियों का होना तय था। वह लड़की बम्बई पहुंचकर कला की मूर्ति नहीं बल्कि कला की कब्र बन गई। और मैं बार बार यही सोच रही थी, क्या यह रत्नी वही रत्नी तो नहीं बन जाएगी? आज 3 वर्ष बाद मैंने रत्नी को देखा। हंसी के पानी से वह तरकारियों को ताज़ा कर रही थी। उसके चेहरे पर सब्जियों की सारी ताजगी थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। जीवी के मुख पर दुखों की रेखाएं थी, वही रेखाएं जो मेरे गीतों में थीं और रेखाएं रेखाओं में मिल गई थीं। रत्ती के मुख पर हंसी की बूंदें थीं। जो सपना जीवी के मन में था वही सपना रत्नी के मन में था। जीवी का सपना एक उपन्यास के आंसू बन गया और रत्नी का सपना गीतों के दुकान तोड़कर आज उसकी झोली में दूध पी रहा था। रत्नी को देखकर मेरे मन में एक आत्मसंतुष्टि का भाव उत्पन्न हो गया था। अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम द्वारा लिखी कहानी एक जीवी, एक रत्नी, एक सपना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।